नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें न्यूज़पेपर का अपना एक महत्व है। और न्यूज़पेपर में मुख्यतः जो है प्रीलिम्स के फैक्ट तो होते ही हैं, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जो हमारा मुख्य परीक्षा होती है उसमें उत्तर लेखन जो है उसके लिए हमें संपादकीय से काफ़ी फैक्ट और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो जैसे आप सब लोग संपादकीय पढ़ते ही होंगे, हिंदी मीडियम वाले जनरली जो है दैनिक जागरण और जनसत्ता आदि के जो है को फॉलो करते हैं, और इंग्लिश मीडियम में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं सभी छात्र। तो अभी हम यहाँ शुरू करते हैं जनसत्ता या दैनिक जागरण, जो जिससे भी हमें अच्छा एडिटोरियल मिलेगा उसी को हम डिस्कस किया करेंगे। और जैसे कि काफ़ी चैनल जो है एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं और वो आपको पॉइंट्स वगैरह सब समझाते हैं, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा अलग करने जा रहे हैं जिससे कि आपको सीधे सीधे मुख्य परीक्षा में लाभ मिले और आपके समय की भी बचत हो। तो हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे, जैसे ये एक संपादकीय में दिखा रहा हूँ आपको, इसको हम बताएंगे, थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे कि आप इसमें क्या क्या बताना चाह रहा है जो भी इसका लेखक है। और उसके बाद हम सीधा एक प्रश्न इससे उठाएंगे और उसका मॉडल उत्तर भी आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे आपको ये इससे प्रश्न बनाना है और मॉडल उत्तर लिख लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी छात्र इस वर्ष की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या जिनको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है या नए छात्र हैं, उन सबको ये सीधा आइडिया लगेगा कि भाई पढ़ना है और नोट्स बनाने अलग चीज़ें हैं, लेकिन उस नोट्स का भी प्रयोग कैसे करना है। तो ये आपको सीधे सीधे 3 स्टेप दिखाएगा, सिखाएंगे हम लोग। तो देखिए, मैं ये संपादकीय आज मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, इसमें क्या क्या बताया इसका ओवरव्यू देते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं फिर इसकी ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आज का संपादकीय मैंने दैनिक जागरण से लिया है। भविष्य को आकार दे रही तकनीक। इसमें यहाँ मैं मुख्यतः क्या बताया गया, मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ, फिर भी एक समरी आपको दे देता हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है एनर्जी और टेक्नोलॉजी में, और चीन से तुलना करते हुए इन्होंने बताया कि हमारी और हम हमारी और चीन की तुलना करते हुए ये बताया है मुख्यतः कि भाई हमारा स्तर क्या है और चीन का स्तर क्या है। तो ये देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें, फिर इसके बाद चलेंगे सीधा हम प्रश्न उत्तर पर। देखिए, हाल ही में आए एक आंकड़े से पता चलता है कि चीन अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है, और उसका लक्ष्य हर साल एक जर्मनी के बराबर बिजली उत्पादन जोड़ने का। अर्थात जर्मनी जितनी बिजली बनाता है उसके बराबर चीन हर साल बिजली बना देता है। अब आप ये देखिए उसकी गति कितनी है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। एलन मस्क का भी कहना है कि अगले 3-4 वर्षों में चीन में सौर ऊर्जा उत्पादन अमेरिका के सभी स्रोतों से संयुक्त रूप से अधिक होगा। वास्तव में भविष्य को आकार देने वाली तकनीक में के युग में 4 तकनीकी तय करेगी कि कौन आगे रहेगा। कौन कौन सी तकनीकें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी बता रहे हैं जो लेखक हैं। ऊर्जा अर्थात एनर्जी टेक्निक जिनके पास है, क्योंकि ऊर्जा का संबंध क्या होता है, ऊर्जा आपकी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारी व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करती है, और हमारे जीवन स्तर से जुड़े प्रत्येक पहलू की में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दूसरी गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी, जैसे कि परिवहन से संबंधित है। ईवी कारें अभी जैसे चल रही है, तो अभी जो नई तकनीक है ये उभर कर आ रही है, ईवी कार, फ्लाइंग टैक्सी वगैरह आ रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, एआई, और चौथा है युद्ध की रणनीति। देखिए, कोई भी देश जब अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है तो उसको ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना पड़ता है। मोबिलिटी, क्योंकि ये दैनिक गतिविधियों से जुड़ी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एआई, जैसे आप सब जानते हैं कि आने वाला टाइम एआई का है। ये तीनों चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर कोई भी देश युद्ध के क्षेत्र में सक्षम नहीं है तो ये सारी चीज़ें धरी रह जाती है। तो इसलिए युद्ध की रणनीति अर्थात वारफेयर टेक्निक भी आज के टाइम में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो ये सब बताया है इन्होंने। आगे, वर्ष 2010 से अब तक चीन का बिजली उत्पादन 2 गुना से भी बढ़कर 10,000 टेरावाट घंटा हो गया है, जबकि अमेरिका पिछले एक दशक में 4,000 टेरावाट घंटा पर ठहरा हुआ है, क्योंकि वहाँ स्टेगनेशन आ चुका है, अर्थात एक ठहराव आ चुका है, जबकि चीन एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये लेखक बता रहे हैं कि ये कितनी तरक्की कर रहे हैं और अमेरिका वहीं ठहरा हुआ है। दरअसल बात सिर्फ
असल बात यह है कि चीन सिर्फ बिजली उत्पादन की दौड़ नहीं जीत रहा है, बल्कि वह स्वच्छ ऊर्जा के साथ कर रहा है, अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी में भी आगे हो। सिर्फ 2025 की पहली छमाही में चीन ने 212 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ी, जो अमेरिका कुल स्थापित क्षमता से भी अधिक है। देखिए, उसकी कुल स्थापित क्षमता जो है उससे भी अधिक है ये। इन्होंने इतनी 2025 में उत्पादन किया है। 2024 में चीन ने 14.4 गीगावाट हाइड्रो पावर जोड़ी, जो कई देशों के कुल उत्पादन से अधिक है, और ये इन्होंने नंबर दिया, यहाँ तक ये पहुँच गया है। एवं 200 गीगावाट से अधिक क्षमता निर्माणाधीन है। देखिए कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एनर्जी की बात की है पूरे इसमें। अब आगे चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ ये गतिशीलता की से संबंधित बात की है, जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई थी कि भाई ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो गतिशीलता में भी ओबियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक कारें काफ़ी बन रही है, तो ये गतिशीलता में भी चीन आगे है। तो ये ज़्यादा आप पढ़ ले रही है, मैं इसका ओवर भी दे देता हूँ। फिर चीन में 100 से अधिक इलेक्ट्रिक कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। एआई के नए मॉडल बनाने में भी अब भी अमेरिका आगे है। हाँ, एआई में सब जानते हैं अमेरिका भी आगे है, लेकिन जब एआई का फोकस नवाचार से विस्तार पर शिफ्ट हो रहा है, तो असली जीत सिर्फ मॉडल से नहीं, बल्कि कंप्यूटर के लिए ऊर्जा, डेटा उपलब्धता, नियामक गति और एप्लीकेशन अपनाने की दर से तय होगा। अमेरिका के लिए आज की सबसे बड़ी बाधा है ऊर्जा, क्योंकि वहाँ अभी ऊर्जा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ नहीं रहा है, वो ठहरा हुआ है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक्चुअली इनमें ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे चैट जीपीटी पर बताते हैं, अगर आप एक सौ शब्द का उससे कुछ लिखवाते हैं, तो वो क्या करता है, वो लगभग जो है हमारा 2 लीटर पानी की खपत करता है। अब ये देखिए, संसाधन भी जरूरी है, तभी एआई या कोई भी नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा। तो इसलिए ऊर्जा भी वो खपत करता है काफ़ी मात्रा में। तो ये बोलते हैं कि अगर हम इससे जो है ये एक ईमेल लिखवाते हैं चैट जीपीटी या जीमेल से, तो उसमें जो एनर्जी लगती है वो इतनी एनर्जी लगती है अगर हम इलेक्ट्रिक केटल में 1 कप चाय बनाते हैं, तो देखिए कितनी एनर्जी खपत होती है। तो इसलिए सभी टेक्नोलॉजी के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जो जिसमें चीन आ गया है अभी। रोबोटिक्स की दुनिया में इन्होंने बताया कि चीन बढ़त बनाए हुए हैं। 2023 तक चीन के पास दुनिया के कुल औद्योगिक रोबोट्स का 51% हिस्सा था। देखिए, मतलब 2023 में ही 50% रोबोट जो निर्माण कर रहा है वो चीन कर रहा है। अब कितना आगे पहुंच चुका है चीन, और वह हर साल लगभग 2.5 लाख नए रोबोट इंस्टॉल कर रहा है। अपनाने की गति भी तेज है, ये नहीं कि वो केवल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो अपने यहाँ भी रोबोटों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। इसका लाभ उसे निर्यात प्रतिस्पर्धा, मजदूरी गतिशीलता और रक्षा औद्योगिक क्षमता में बढ़ा की वृद्धि के रूप में मिलेगा। अर्थात जब भी किसी देश के अंदर जो है लेबर सस्ती होती है, तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। और चीन इस मामले में पहले से ही आ गया, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, और अब रोबोट के थ्रू कार्य होगा तो वो लेबर और सस्ती हो जाएगी। तो चीन के जो प्रोडक्ट है वो और सस्ते होंगे, और कम्पिटिटिव होंगे मार्केट में, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे इनका। आगे चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में युद्ध का स्वरूप बदला है। अच्छा, अब ये रक्षा फील्ड के बारे में बता रहे हैं। ड्रोन जो है अभी काफ़ी जो अहम रोल निभा रहे हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी का कितना भरपूर प्रयोग इंडिया ने किया था, और उसकी वजह से हम पाकिस्तान को धूल चटाने में सक्षम भी हुए। अभी ये क्या बता रहे हैं लेखक कि महंगे टैंकों का यूज ना होकर छोटे छोटे ड्रोन का यूज हो वारफेयर में बढ़ रहा है। वह ये देखिए, ड्रोन निर्माण में भी चीन का दबदबा है। चीन जो है 70% हिस्सा चीन का है। अब बताइए, अगर 70% हिस्सा किसी एक देश का है, तो वो कितना आ गया और देशों से। ये देखिए, ये आप पढ़िए, ये यही सब इन्होंने बताया, मैं पढ़ चुका हूँ इसको। ये इतने मिलियन डॉलर तक उनकी लागत होती है। वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर बन रही इस स्थिति में प्रासंगिक बने रहने के लिए अभी भारत के बारे में भी चिंता जता रहे हैं। भारत को अपनी विकास रणनीति को 3 बातों पर केंद्रित करना चाहिए। बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन, अपने घरेलू बाजार से परे निर्यात बाजार की खोज, अर्थात निर्यात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तभी विदेशी मुद्रा मिलेगी।
और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अग्रणी तकनीक तक पहुंच यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं उस तक पहुंच बनानी पड़ेगी। बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन करना पड़ेगा और निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। ये है इसका लबोलुबाब। इन तीनों में चीन का वर्चस्व है फिलहाल। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, मेक इन इंडिया एंड असेंबल इन इंडिया ये सब पहले सरकार पहले से ही शुरू कर चुकी है। तो भारत अभी काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है अपनी पॉलिसी बना रहा है। यहाँ क्या है, सिंगल विंडो क्लियरेंस भी बनाया गया है जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी भारत अच्छी रैंकिंग तक पहुँच चुका था। तो ये सब सुधार यहाँ किए जा रहे हैं, लेकिन अभी और अधिक करने की ज़रूरत है। भारत को मल्टी अलाइनमेंट रणनीति समझदारी भरी है। भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट है यानी कि सभी देशों से इसका संबंध ठीक ठाक है, लेकिन अब गणित कहता है कि थोड़ा झुकाव जरूरी है। जहाँ चीन के साथ गठबंधन भारत के हित में हो वहाँ साझेदारी करे और बाकी मुद्दों को अलग रखे। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहा है कि भाई चीन के साथ भी थोड़ा हमें सॉफ्ट होना पड़ेगा। ये अर्थात जहाँ हमारे हित है उस एरिया में सॉफ्ट होना है, सोवेरेनिटी को लेकर नहीं। जैसे सीमा विवाद है उस पर हमें झुकना नहीं है, लेकिन व्यापार हुआ और जो भी जैसे जो हमारे साझा हित जहाँ पर भी है वहाँ झुकना अर्थात मतलब वहाँ पे हमें अपने हित के अकॉर्डिंग समझौते करने चाहिए चीन के साथ गठबंधन। बाकी मुद्दों को अलग रखिए इन्होंने बताया। इसका अर्थ चीन के अधीन होना नहीं है, वही जो मैंने बोला भी, बल्कि उन विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग है जो भारत की राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करे। देखिए ये सब बताया है इन्होंने। तो इससे क्या है कि भाई चीन से हम तुलना करते हुए क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कभी भी एग्जामिनर। तो हमने ये बता दिया कि भाई ये किस खंड से जुड़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से जुड़ा है, जीएस पेपर 3। ये जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है आपके, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ एक मॉडल उत्तर आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपको करना क्या है कि पहले जो फोकस यूपीएससी टीम द्वारा ये क्वेश्चन बनाया है उसको आप खुद स्वयं से लिखें और फिर आप उसका मॉडल उत्तर देख के अपना मूल्यांकन करें। देखिए आपको ये मेंस में बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि आपको सीधे सीधे उत्तर भी मिल रहा है और सीधे सीधे प्रश्न उत्तर ऐसे ही बनते हैं। ये देखिए क्या प्रश्न है आज का, संपादकीय आधारित प्रश्न क्या है, प्रौद्योगिकी वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर रही है। अर्थात टेक्नोलॉजी कैसे प्रभावित कर रही है जो देशों की शक्तियाँ हैं उसको, शक्ति संतुलन पावर बैलेंस को। चीन के तकनीकी विस्तार से उत्पन्न चुनौतियों और भारत के लिए आवश्यक रणनीतिक पहलों पर चर्चा करें। तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसका मॉडल आंसर मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आपको एक छोटी सी भूमिका देनी है 2 से 3 लाइनों में। यहाँ एक्चुअली थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको दिया गया है जिससे कि आपको इसमें से थोड़ा भी भूल भी जाए थोड़ा, तो आपको एग्जाम में इतना याद रहेगा कि आप अच्छे से एक आंसर लिख सकते हो। क्योंकि पूरा क्वेश्चन आंसर तो रटना पॉसिबल नहीं है और रटना भी नहीं चाहिए, केवल समझना चाहिए। देखिए उत्तर देखते हैं जल्दी से। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी वैश्विक शक्ति का प्रमुख निर्धारक बन चुकी है। एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, एरोस्पेस, छठी पीढ़ी संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अग्रता पाने वाला देश ही वैश्विक रणनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को प्रभावित करेगा। इस संदर्भ में चीन का तेज तकनीकी विस्तार भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा एक्चुअली उसी संदर्भ में हमने भूमिका दी है। जैसे चीन के तकनीकी विस्तार से उत्पन्न चुनौतियां और आवश्यक रणनीति। तो जब आप इन शब्दों का प्रयोग अपनी भूमिका में करेंगे तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि जो ये स्टूडेंट है ये समझ चुका है कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कैसे देना है। देखिए आंसर देते समय सबसे मेन चीज़ ये है कि टू द पॉइंट आप तो आंसर दे पहले जो क्वेश्चन की मांग है। जैसे यहाँ क्या है, तकनीकी विस्तार से उत्पन्न चुनौतियाँ और रणनीतियाँ, ये देना है आपको। इससे पहले क्या आगे पूछा है ये स्टेटमेंट, प्रौद्योगिकी वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करी। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कैसे प्रभावित करी, उसके बाद चीन के तकनीकी विस्तार से उत्पन्न चुनौतियाँ और फिर रणनीतिक पहले भारत के लिए। तो इसी में हमने देखो 3 हेडिंग डाले, चीन का तकनीकी विस्तार और वैश्विक प्रभाव, भारत के लिए उत्पन्न चुनौतियाँ, भारत के लिए आवश्यक रणनीतिक पहले। सीधा सीधा ये लिखना है आपको, टू द पॉइंट एग्जाम में लिख देना है ऐसे ही पॉइंट फॉर्मेट में, और फिर एक छोटा सा निष्कर्ष दे देना है प्रभावी। तो आपके उत्तर का जो है प्रभाव एग्जामिनर पे पड़ेगा और निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चीन का तकनीकी विस्तार और उसका वैश्विक प्रभाव क्या है,
क्योंकि चीन जो है अब जो है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसको प्रभावित करने लगा। आपने देखा होगा अभी जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं उनके उस पर रोक लगा दी, उनका कोटा निर्धारित कर दिया, तो इससे अमेरिका पूरा हिल चुका था। तो यही चीन का तकनीकी विस्तार का वैश्विक प्रभाव देख लेते हैं। चलो, पहला क्या है, उत्पादन क्षमता। चीन की निर्माण क्षमता अमेरिका की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक हो चुकी है। ठीक है। औद्योगिक रोबोट वही जो ऊपर पढ़ा था, अभी ऊपर हमने अभी इसमें पढ़ा था संपादकीय में, विश्व के कुल इंडस्ट्रियल रोबोट की स्थापना का लगभग 50% चीन में होता है। तो ये प्रभाव है। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर किसी एक देश पर होगी तो क्या होगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ गड़बड़ होगा, बाजार विकृत हो जाएगा। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बढ़त, जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, एरोस्पेस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें आप आर ई भी लिख सकते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो इनमें भी चीन का दबदबा है। वैश्विक निर्भरता कैसे है, ड्रोन बाजार का जब 70% होगा तो निर्भरता होगी चीन पे, जो उसे रणनीतिक रूप से निर्भर बनाता है और दूसरे देशों को उस पर उस पर चीन पर निर्भर बनाता है। तो ये जो है ये एक चैलेंज है बाकी कंट्रीज के लिए। रक्षा क्षमता, हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है चीन, स्टील ड्रोन बना रहा है, और ऑटोमेटिक जो है हथियार प्रणाली जो है चीन की सैन्य बढ़त और मजबूत कर रही है वहाँ की सैन्य शक्ति को। भारत के लिए चुनौतियाँ क्या है, देखो, चीन के की विस्तारवादी नीति है हमेशा से ही, और भारत का जैसे महकमोन लाइन, या इधर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल में चीन से सीमा विवाद चलते रहते हैं। तो भारत के लिए काफ़ी चुनौतियाँ हैं। भू रणनीतिक जोखिम, पहला सब हेडिंग ये डालेंगे और आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है क्या है। LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, क्योंकि चीन के बीच जो हमारी सीमा है उसको चीन मानता नहीं, उसने इधर थोड़ा कब्जा किया हुआ है, तो अभी ये LAC बन होती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ एक्चुअल कंट्रोल है, जैसे भारत इसको मानते हैं बॉर्डर, लेकिन चीन यहाँ तक है। तो LAC यही, LAC पर चीन की तकनीकी सैन्य बढ़त भारत को की सुरक्षा संतुलन को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। आजकल जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही जीतता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन, ईवी और AI क्षेत्रों में भारत की गहरी प्रतिस्पर्धा मिल रही है, क्योंकि भारत भी काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन चीन से हमें प्रतिस्पर्धा मिल रही है। सप्लाई चेन पर निर्भरता, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, मशीन के कल पुर्जे, और जो हमारी जो ये मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स के जो API होती है, API आज भी हम चीन से 70% आयात करते हैं लगभग। तो यहाँ आप मेडिसिन भी लिख सकते हो। आप वही जितना भी, अगर जितने भी आपका ये जितना क्वेश्चन का जो जितने अंक निर्धारित है, अगर 8 अंक है या 10 है, तो उस हिसाब से आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। और बड़ा है तो थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल और दे सकते हैं। अगर ये 10-12 अंकों का प्रश्न है तो और 1-2 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लगा दीजिए, नहीं तो इतना काफ़ी है। बाजार प्रभुत्व, ये तो ठीक है, घरेलू हमारे यहाँ डंपिंग करते हैं, चीन से जो आइटम आते हैं वो परेशान करते हैं हमारे छोटे व्यापारियों को। रक्षा आधुनिकीकरण, चीन हमसे तेजी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो भारत अभी उससे काफ़ी पीछे है। भारत के लिए आवश्यक रणनीति के पहले क्या होंगी, अब देखिए ये तीसरी डिमांड थी, तो ये तीसरा क्वेश्चन में तीसरे नंबर पे ही पूछा था, तो हमने उसी सीक्वेंस में ये हेडिंग यहाँ डाल दिया और इसके 3-4 पॉइंट लिख देंगे। तेज तैनाती प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, अमेरिका की तरह तय स्प्रिंट मॉडल विकसित करना। इससे क्या होता है, अमेरिका क्या करता है, फटाफट जो है प्रौद्योगिकी को विकसित करता है, काफ़ी उसके लिए R&D के लिए फंड देते हैं वो, और वहाँ पे काफ़ी शोध होती है और एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास होता है। भारत को भी ऐसे ही करना है। सेमीकंडक्टर मिशन, क्योंकि आज के टाइम में क्या, आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर हर क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। ये EV हो या डिफेंस इक्विपमेंट हो, रक्षा जो हथियार होते हैं हमारे वो हों या कुछ भी हो, EV में, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स में हमें, अब सेमीकंडक्टर में अभी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। तो ये 76,000 करोड़ की योजना शुरू की है चिप निर्माण से। अभी जो फॉक्सकॉन कंपनी आई है वो भी आपने देखा होगा, फॉक्सकॉन वो यहाँ NCR में काफ़ी बड़ा प्लांट लगा रही है। ड्रोन शक्ति 2.0 PLI योजना, अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये जो सरकार ने चलाई है कि भाई जो जितना अच्छा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना इंसेंटिव मिलेगा, जिससे कि अधिक प्रोडक्शन हो और अधिक हमारा निर्यात बढ़े। तो ये है एरोस्पेस, EV और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में गति देगा, बिल्कुल सही देगा। वैश्विक साझेदारी, जैसे भारत क्वाड में, IPEF और भारत यूरोप तकनीकी परिषद, अभी ये न्यूज में भी था काफ़ी, के माध्यम से सप्लाई चेन का विविधीकरण हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए। और जैसे RCEP भी आया था न्यूज में फिर से, तो इस पे भी विचार करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं।
कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। ये देखो इतने पॉइंट्स काफ़ी है। ये अगर 250 शब्दों में भी आता है या यूपी पीसीएस में 200 शब्दों का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए काफ़ी है इतना। इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि समय की बाध्यता होती है वहाँ पे। अब एक छोटा सा निष्कर्ष देंगे। प्रौद्योगिकी आज वैश्विक शक्ति संतुलन की धुरी बन चुकी है। चीन का तकनीकी उभार भारत के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। यदि भारत आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता, अनुसंधान, निवेश और वैश्विक सहयोग मजबूत करे तो आगामी दशक में वह उभरती हुई तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है। तो एक पॉजिटिव जो है हमेशा निष्कर्ष होना चाहिए, भविष्यवादी। तो हमने ये बता दिया कि भारत शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, हो सकता है। तो यहाँ ये पॉइंट छूट गया था। एक्चुअली जीडीपी जो है, जीडीपी ये आर एन डी पे हमारा क्या है, बहुत कम खर्च करते हैं, चीन काफ़ी करता है। तो हमें ये आर एन डी का जो है, आर एन डी पे जो खर्च है जो वर्तमान में 0.65 है, इससे बढ़ाकर 2% जीडीपी तक लाना चाहिए। ये पॉइंट छूटा था, ये अच्छा पॉइंट है, ये आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों यही लिखते रहिए और सिलेक्शन लेके रहिए, क्योंकि मेंस जो है बार बार आंसर राइटिंग का खेल है। अब ये देखिए आप, ये आप पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैंने ये सब करा दिया है। हम ऐसे ही अब कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे इसको आपके लेते रहें। और ये दोस्तों एक थोड़ी सूचना है कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। अभ्यास बैच 3 शुरू हो चुका है और इसमें आपको 21 मिनट टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट और एक निबंध, जो ये है निबंध के 1 मिनट टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट, तो कुल 31 टेस्ट आपको मिलेंगे। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि 31 जनवरी 2026 को ये इसकी मुख्य परीक्षा है और 1 फरवरी को 2 दिन होती है। तो उससे पहले पहले ये करा दिया जाएगा आपको जनवरी मिड तक, और इसको हम थोड़ा जल्दी भी कराएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। ये काफ़ी विस्तृत प्रोग्राम है हमारा, काफ़ी अच्छे से कॉपी वगैरह चेक करते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर 9811504781। इस पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़े, फोकस यूपी पीसीएस। और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें इस प्रकार की जो पहल है हम शुरू कर सकें आपके लिए और हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।